स्टूडेंट्स, आज हम लोग वन डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे। इसके पहले हमने वेक्टर पढ़ा था। अब हम वेक्टर और कैलकुलस का जो यूज़ होना है वो हमने पढ़ा था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन, या इसको हम काइनेमेटिक्स भी बोलते हैं। दिस इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स। इस टॉपिक में हम लोग 9th क्लास में काफ़ी कुछ पढ़े हैं कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, जब पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा हो तो किन सारे इक्वेशंस को ओबे करता है। ये सारे चीज़ें हमने 9th क्लास में पढ़ा था। एक बार फिर हम उसको दोहरा ले, रिवीजन कर ले कि हमने 9th में क्या पढ़ा था। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि जब भी मोशन की बात आती है तो हमको पता है कि पार्टिकल एक लाइन में मोशन कर सकता है। सोचिए कि ऑरिजिन है, पार्टिकल एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। अगर सोचिए इस लाइन को हमने एक्स एक्सिस कह दिया तो पार्टिकल इस लाइन पर चल रहा है, ये ऑरिजिन है। तो पार्टिकल मान लीजिए कि कहीं पर यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है किसी टाइम पर, तो इस पार्टिकल के पोजीशन को अगर रिप्रेजेंट करना है तो आपको केवल ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये अगर हम बता देंगे तो पार्टिकल का पोजीशन हम बता सकते हैं। तो अगर कोई पार्टिकल एक लाइन में चल रहा हो तो उसके पोजीशन को बताने के लिए पार्टिकल कहाँ है ये अगर बताना है तो ओरिजिन से, जहाँ से हम मेजरमेंट शुरू कर रहे हैं, वहाँ से लेके पार्टिकल जहाँ है उसके डिस्टेंस को बताना पड़ेगा। मतलब कि x बताना पड़ेगा। अगर ये x एक्सिस है तो हमने x रखा है, x बताना पड़ेगा। अगर ये वन डायमेंशन में है तो इसके पोजीशन को बताना चाहते हैं हम। अगर हम इसके पोजीशन को बताना चाहते हैं तो पोजीशन जो है p का, ये अगर बताना है तो केवल इसका x कोऑर्डिनेट को बता देंगे और ये किधर की ओर है तो x एक्सिस की ओर है। अगर हमने केवल x बता दिया, पोजीशन बता दिया, तो हम पार्टिकल के पोजीशन को बता देंगे। इसी तरीका से सपोज कर लो कि पार्टिकल 2 डायमेंशन में चल रहा है। मतलब कि हमारे पास में ये इधर की ओर x एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सोचिए कि ये y एक्सिस है और ये ओरिजिन है। और पार्टिकल इस प्लेन में, xy प्लेन जो अभी ब्लैक बोर्ड का प्लेन है, इस प्लेन में कोई एक पार्टिकल हम सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट P है। अभी इसके पोजीशन को अगर हमको बताना है तो हमको 2 बातों को बताना पड़ेगा। पहला तो कि यह x डायरेक्शन में इसका क्या डिस्टेंस है। अगर यह डिस्टेंस अगर x है और y डायरेक्शन में क्या डिस्टेंस है, मतलब कि ये y अगर है, तो हम कहते हैं कि पार्टिकल का कोऑर्डिनेट xy है। तो अगर हम ओरिजिन से p को ज्वाइन कर दें, अगर हमने ओरिजिन से P को ज्वाइन कर दिया तो P का पोजीशन बताने वाला जो वेक्टर है वो OP है और इसके लिए 2 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। ओरिजिन से x एक्सिस की ओर कहाँ है और फिर ओरिजिन से y एक्सिस की ओर कहाँ है, x और y 2 बात अगर पता चल जाए तो हम इसके पोजीशन को बता सकते हैं। मतलब कि अगर 2 डायमेंशन में लेना है तो इसके पोजीशन को बताना है तो xi कैप एंड y इंटू जे कैप। i कैप और j कैप x एक्सिस और y एक्सिस के तरफ का यूनिट वेक्टर है। इसी तरीका से अगर 3 डायमेंशन में अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन बताना हो, अगर 3 डायमेंशन में बताना है तो इधर हमने x एक्सिस लिया,
ये हुआ हमारा y एक्सिस, और ये बाहर की ओर x और y दोनों के परपेंडिकुलर ये z एक्सिस हुआ। और अब हमारा अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है तो इसके पोजीशन को अगर बताना है तो पोजीशन r, यहाँ पर पार्टिकल के पोजीशन को बताने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए x, y एंड z। x एक्सिस की ओर जो डिस्टेंस गया इसका प्रोजेक्शन इस xz प्लेन में लिए, और यहाँ से x पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, यहाँ y पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ये डिस्टेंस x हो गया, ये डिस्टेंस y हो गया, और ये डिस्टेंस z हो गया, ये z हो गया। मतलब पार्टिकल x की ओर कितना, y की ओर कितना, फिर z की ओर कितना, ये अगर हम लोग x, y, z हो जाए तो हम पार्टिकल का पोजीशन 3 डायमेंशन में बता सकते हैं। और 3 डायमेंशन में अगर हमको पोजीशन लिखना है तो हम इस तरह से लिखेंगे xi प्लस yj प्लस zk। इस तरह से ये हम 3 डायमेंशन में, यह 2 डायमेंशन में जब मोशन प्लेन में हो, और यह 1 डायमेंशन में, मतलब कि जब एक 1 लाइन का मोशन हो, मोशन इन 1 डायमेंशन हो, तो पोजीशन के लिए केवल एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए। जब 2D में हो, जब प्लेन में मोशन हो, तो पार्टिकल के पोजीशन को बताने के लिए x और y 2 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता है। और अगर 3 डायमेंशन में है तो पार्टिकल के पोजीशन को बताना है तो x, y, z तीनों कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से अब सवाल है कि हम मेजर कहाँ से करेंगे। अब कोई बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है, पहले हम लोग ये कॉन्सेप्ट को लेते हैं कि रेस्ट क्या है, व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, तो रेस्ट और मोशन ये रिलेटिव टर्म है। यह डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ से मेजर कर रहा है, किसी घटना को ऑब्जर्वर कहाँ से मेजर कर रहा है, इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। मतलब कि एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रिलेटिव टर्म है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर सोचिए कि कोई ट्रेन है, ये कोई एक ट्रेन है, और इस ट्रेन में कोई एक ऑब्जर्वर है जो कि ट्रेन से ऑब्जर्व कर रहा है, और सोचिए यहाँ के सीट पर कोई एक पैसेंजर बैठा हुआ है। सोचिए एक पैसेंजर यहाँ पर बैठा हुआ है, ट्रेन सपोज करिए यहाँ से चल रही है, ऑब्जर्वर इस ट्रेन में है, यहां से मेजरमेंट कर रहा है। तो यहां से मेजरमेंट कर, तो मेजरमेंट के लिए तो जरूरी है कि कहीं एक ओरिजिन चूज करना होगा, उस ओरिजिन पर ऑब्जर्वर होगा। यहां से आप एक कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज करेंगे, x, y, z यहां से चूज करेंगे। ओरिजिन पर ऑब्जर्वर है, यहां पर हमने एक एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट चूज किया। ऑब्जर्वर के पास मेजरिंग डिवाइस डिस्टेंस मेजर करने के लिए मीटर स्केल हो, टाइम मेजर करने के लिए क्लॉक हो। तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसको हमने अभी ट्रेन में सेट किया है, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोई भी मेजरमेंट करना है तो कहाँ से मेजरमेंट कर रहे हैं, जहां से मेजरमेंट कर रहे हैं वहां कहीं ओरिजिन होगा, ओरिजिन से कोई एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, जेड एक्सिस होगा, और ऑब्जर्वर ओरिजिन पर होगा तैयार होकर के कि पार्टिकल कहाँ है तो उसके डिस्टेंस को हम मेजर कर लें, किस टाइम पे कहाँ है तो टाइम मेजर कर लें।
तो उसके पास क्लॉक होगा, मीटर स्केल होगा। इस तरीक़ा से डिफरेंट डिफरेंट टाइम में पार्टिकल कहाँ है इस चीज़ को ऑब्जर्वर मेज़र कर सकता है। जहाँ से मेज़र कर रहा है दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये फ्रेम कहाँ है? अब जैसे यहाँ पर है, ट्रेन में है, और ये ऑब्जर्वर अगर इसको देखे तो इस ऑब्जेक्ट का या इस आदमी का पोजीशन, ट्रेन तो चल रही है लेकिन इस आदमी के ऑब्जर्वर के लिए इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इसके लिए ये रेस्ट में है। लेकिन इसी घटना को अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है, ये ऑब्जर्वर अगर ग्राउंड पर है और वो इसको देख रहा है, तो ये आदमी आगे की ओर चल रहा है क्योंकि ये ग्राउंड पर है और ट्रेन मूव कर रही है, आदमी ट्रेन के अंदर है। मतलब इस ऑब्जर्वर के लिए यह पार्टिकल मोशन में है, ये आदमी मोशन में है। तो एक ही आदमी इस ट्रेन वाले ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में है, जबकि ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के लिए अगर अर्थ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम फिक्स करते हैं तो इसके लिए ये मोशन में है। अर्थात एक ही ऑब्जेक्ट एक फ्रेम में मोशन में हो सकता है, दूसरे फ्रेम में वो रेस्ट में हो सकता है। तो रेस्ट और मोशन ये एक रिलेटिव टर्म है, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ है और कहाँ से वो मेजरमेंट कर रहा है। तो अगर पार्टिकल का पोजीशन किसी ऑब्जर्वर के लिए अगर पोजीशन चेंज नहीं होता है, अभी मान लीजिए कि t=0 पर हमने देखा कि पार्टिकल कहाँ है, तो मान लीजिए कि ये पार्टिकल जो है किसी पोजीशन x पर है। थोड़े देर के बाद मान लीजिए t टाइम पर फिर पोजीशन हमने ऑब्जर्व किया, देखा कि पार्टिकल तो वहीं है, पार्टिकल का पोजीशन नहीं बदला है, हम कहेंगे कि पार्टिकल रेस्ट में है। पार्टिकल रेस्ट में है क्योंकि इसका पोजीशन नहीं चेंज हुआ, जिस फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में। तो पार्टिकल रेस्ट में हम कब कहेंगे? जब पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा हो, तो हम कहेंगे कि पार्टिकल रेस्ट में है। और वहीं पर मान लीजिए कि t=0 पर मान लिया कि पार्टिकल जो है 5 मीटर पर है और x एक्सिस की ओर चल रहा है, और t मान लीजिए कि 5 सेकेंड पर पार्टिकल का पोजीशन 20 हो गया। t=5 सेकेंड पे पार्टिकल का पोजीशन 20 हो गया। तो अब क्या हम देख रहे हैं कि पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अगर पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मतलब कि पार्टिकल मोशन में है। ये 5 मीटर पर था और ये भी 20 मीटर पर है मान लीजिए। तो अगर पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ अगर चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि पार्टिकल मोशन में है। तो रेस्ट और मोशन की संकल्पना जो है वह क्लियर हो गया कि रेस्ट और मोशन ये एक रिलेटिव टर्म है, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्वर कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की कि इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, तो जिस फ्रेम के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं होता है हम कहेंगे कि रेस्ट में है। अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि मोशन में है। अब दो तरह की बात आती है कि मोशन में है, तो मोशन दो तरह का हो गया। अगर मोशन में है, अगर पार्टिकल मोशन में है
तो दो तरह का मोशन हो गया। एक मोशन को हम लोग कहे यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, एंड सेकेंड मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन को हमने, अगर मोशन में है पार्टिकल तो दो तरह का उसका मोशन हो सकता है। पहला कि उसका मोशन यूनिफॉर्म हो सकता है, या दूसरा नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। यूनिफॉर्म कब होगा? जब एक ही डायरेक्शन में चल रहा हो। यह व्हेन द डायरेक्शन डजंट चेंज, व्हेन द डायरेक्शन doesn't change, और अगर इक्वल डिस्टेंस पार्टिकल इक्वल टाइम में ट्रेवल करे, अगर यह चीज कांस्टेंट हो, पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चल रहा हो और इक्वल टाइम में इक्वल ही डिस्टेंस चल रहा हो, तो हम कहेंगे कि पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म है। यह टाइम कितना भी छोटा हो सकता है, जितना भी छोटा टाइम इंटरवल लीजिए, अगर उन सभी टाइम इंटरवलों में अगर डिस्प्लेसमेंट जो है, चेंज इन पोजीशन जो है, अगर ये कांस्टेंट रहता है इसका रेशियो, तो हम लोग कहेंगे कि पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में है। और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें पार्टिकल का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा और इक्वल टाइम में यहाँ पर डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज, ये चेंज हो सकता है। और दूसरा आइदर ये हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, अगर ये कांस्टेंट ना हो, मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में पार्टिकल अलग अलग डिस्प्लेसमेंट अगर होता हो, तो हम लोग कहेंगे कि यह नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इक्वल इंटरवल में पार्टिकल अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो हम लोग कहेंगे कि यूनिफॉर्म है। और अगर पार्टिकल का डायरेक्शन या तो चेंज हो रहा हो या डेल्टा आर बाई डेल्टा टी जो है ये कांस्टेंट ना हो, अलग अलग टाइम में अलग अलग डेल्टा आर होगा तो कांस्टेंट नहीं होगा, तो हम लोग कहेंगे कि यह नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है कि अब हमारे पास दो चीज आता है। पहला तो कि व्हाट इज डिस्टेंस, ये हमने 9th में पढ़ा हुआ है। व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस किसको कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? तो अगर सोच लीजिए कि ये वन डायमेंशनल मोशन है, ये वन डायमेंशनल मोशन है अगर, और ये ओरिजिन हो गया, यहां से हमने स्टार्ट किया और इस पॉइंट तक आ गए। मान लीजिए कि ये डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर है, और फिर हम ए से बैक हो गए और हम इसके मिडल पॉइंट तक मान लीजिए आ गए। इसका मिडल पॉइंट मतलब कि 5 मीटर। तो डिस्टेंस का मतलब होता है इट इज द लेंथ ऑफ, इट इज द पाथ लेंथ,
कितना वो ट्रेवल किया, कितना लेंथ वो ट्रेवल किया है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो आप देखिए कि अगर हमने डिस्टेंस की बात की, अगर हमने डिस्टेंस की बात की, तो डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ OA प्लस AB, ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, मतलब कि ये 10 प्लस 5 इट इज इक्वल टू 15 मीटर। ये हो गया आपका डिस्टेंस, इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ। कितना दूरी यहां से जहां तक गया, जिस रास्ते से गया, उस पूरे लेंथ को अगर हम लोग मेजर कर लेते हैं तो वो पूरा लेंथ डिस्टेंस देता है। डिस्प्लेसमेंट की जब हम लोग बात करेंगे तो डिस्टेंस तो ये हो गया, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, या हम लोग इसको कहते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है O से स्टार्ट किया, A पर गया, फिर बैक B पर आया, मतलब कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो है हमारा OB। और OB हम देख रहे हैं कि OB जो है इट इज 10 माइनस ये 5, सो इट इज इक्वल टू 5 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर दें, यहाँ फाइनल OB है जो कि 5 मीटर है, और इनिशियल O ओरिजिन है मैंने 0 है, तो 5 माइनस 0 इट इज डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर मान लीजिए कि इस तरह का स्थिति हो, 2 डायमेंशन हो, मान लीजिए कि ये यहाँ से चला इधर की ओर, मान लीजिए कि ये 4 मीटर चला, और यहाँ से ये इधर की ओर मुड़ गया, और ये मान लीजिए कि 3 मीटर चल रहा है, ये 3 मीटर चल रहा है। तो ये तो अब प्लेन में मोशन हो गया, तो प्लेन में मोशन हो गया, तो अब हमारा इस केस के लिए अगर देखें तो डिस्टेंस अगर आपको कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ द पाथ OA प्लस AB, दैट इज 4 मीटर प्लस 3 मीटर 7 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जब बात करेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस O से B को ज्वाइन कर देना है। सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू OB, और OB इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और हम देख रहे हैं यहाँ से कि यह 4 और ये तो 90 है, तो रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 16 एंड 9 25, इट इज इक्वल टू 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट केवल 5 ही है, जबकि डिस्टेंस जो है वह 4 एंड 3 7 मीटर है। तो डिस्टेंस जो है हमेशा ही बड़ा या इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट का। ये डिस्प्लेसमेंट है S और D डिस्टेंस है, या तो इक्वल होगा या इससे बड़ा ही होगा। कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है। टाइम के साथ अगर पार्टिकल चल रहा है तो डिस्टेंस हमेशा बढ़ते जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जहाँ से चला लौट के वहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से
हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक आइडिया किया। अभी मान लीजिए कि हमने 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं और इसमें पार्टिकल कहीं यहाँ पर है, मान लीजिए ये R1 है और यहाँ से मूव करके पार्टिकल यहाँ आ गया, ये मान लीजिए R2 है। ए का पोजीशन जो है वह OA है, R1 इट इज द इनिशियल पोजीशन विच इज OA। 3 डायमेंशन में है तो आप इसको लिख सकते हैं x I कैप, y j कैप, z k कैप। और R2 जो फाइनल पोजीशन है, अगर इसका कोऑर्डिनेट इसको x1 y1 z1 कर देते हैं, x2i, y2j एंड z2k। पार्टिकल A से B गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कि AB इज द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हम लोग बताए थे कि OA वेक्टर, ये वाला वेक्टर हो गया और इसके हेड के साथ AB वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ है, तो OA प्लस AB इक्वल टू OB होगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। सो AB इज इक्वल टू OB माइनस OA कर देंगे, तो आप देखें OB माइनस OA क्या हो जाएगा? इट इज x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अगर हम इसको चाहें तो डेल्टा S लिख सकते हैं। x2 माइनस x1 ये डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट है, y2 माइनस y1 ये डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट है, z2 माइनस z1 ये डिस्प्लेसमेंट का z कंपोनेंट है। अगर हम कहें तो ये डेल्टा xi प्लस डेल्टा yj प्लस डेल्टा zk ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अगर 2 डायमेंशनल मोशन में होता, 2 डायमेंशन में होता तो डेल्टा xi प्लस डेल्टा yj होता। तो इस तरीका से अगर हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो डिस्टेंस पूरे लेंथ के पाथ को सम कर दें तो ये डिस्टेंस निकल गया, और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लेते हैं तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इस तरीका से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आइए हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज करिए कि ये कोई वॉच है, ये इसका सेंटर हो गया, सोचिए कि ये कोई सर्कल है, और इनिशियली पार्टिकल जो है वो यहाँ है, ये सर्कल है जिसका सेंटर हो गया O और पार्टिकल जो है A पर है, और यहाँ से पार्टिकल चलना शुरू किया और ये B पर पहुँच गया। मान लीजिए कि इसका रेडियस है R, B पर पहुँच गया। A इनिशियल पोजीशन, B फाइनल पोजीशन। अब बताइए कि पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड। पार्टिकल A टू B मूव किया, R रेडियस का सर्कल है, रेडियस इज R। आपको फाइंड करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड
डिस्प्लेसमेंट, ये फाइंड करना है। अब देखिए हम लोग जैसा कि बताए कि डिस्टेंस क्या है, जहां से स्टार्ट हुआ और जिधर से होते हुए जहां पहुंचा है फाइनली, उस पूरे लेंथ को जोड़ दें। तो ये वाला ए से बी ये चला है, तो ये लेंथ अगर हम निकाल लेंगे तो दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस। मतलब कि हमको पता है कि अगर यह पूरा एक बार सर्कल में चले तो 2 पाई आर ऐसा होता है, और इसका 1/4 पार्ट है वाला, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट, इट इज 1/4, सो इट इज पाई आर बाई 2। ये डिस्टेंस हुआ। लेकिन यदि डिस्प्लेसमेंट का बात कहें तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ये आर है और ये आर है, ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ए बी होगा, एंड दिस इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब कि √2r, इट इज द डिस्प्लेसमेंट। अगर यही वाला C पर आ जाता, A से लेके C तक आ जाता, A to C, अगर ऐसा मोशन है, A से चल रहा है C तक आ रहा है, तब डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना होता तो डिस्टेंस इक्वल टू दिस पाथ A B C, ये पूरा, मतलब कि ये पाई आर होगा। और डिस्प्लेसमेंट अब निकालना अगर होता आपको, डिस्प्लेसमेंट, तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये इनिशियल ये फाइनल, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच इज 2r, 2r इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर मान लीजिए कि पार्टिकल A से स्टार्ट हुआ और C होते हुए अगेन वो A पर आ गया, A से स्टार्ट हुआ और फिर A ही पर आ गया, A to A। अब अगर डिस्टेंस की बात करें तो पूरा ये वाला कवर किया, मतलब सरकमफ्रेंस विच इज 2 पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल भी यही, फाइनल भी यही, तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 0। हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट 0 ही हुआ। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव हो रहा है मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की ओर चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। तो इस तरह से हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का आइडिया किए। अब हम अगले क्लास में स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होता है, इसका हम लोग बात करेंगे। थैंक यू for watching the